देखो, ज्ञान और पाठ्यक्रम में हम इससे पहले ज्ञान और सूचना में अंतर पढ़ रहे थे। सूचना के बारे में भी हमने समझ लिया था। अब सूचना से संबंधित आगे और पढ़ लेते हैं क्या इसकी विशेषताएं होती है। सूचना की विशेषताएं। सूचना के में हमने ये पढ़ा था सूचना के बारे में कि जैसे जो सूचनाएं होती हैं वो किस प्रकार मानव समाज का कल्याण करती हैं। एक तरह से ये ज्ञान से संबंधित होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि सूचनाएं भी जैसे सत्य और असत्य सिद्ध हो जाती हैं। किन्हीं परीक्षणों के आधार पर, किसी प्रमाण के आधार पर जब सूचनाएं सही साबित होती हैं, सत्य सिद्ध हो जाती हैं, प्रामाणिक हो जाती है, तब वो किस में परिवर्तित हो जाती है? ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से सूचना और ज्ञान का संबंध होता है। और क्या इनमें अंतर होता है जो हम पढ़ चुके हैं। अब सूचना की विशेषताएं, जैसे सूचनाएं हैं वो किस तरह से अपरिमित होती हैं, यानी कोई उनकी सीमा नहीं होती, अपरिमित होती हैं, वर्धनशील होती हैं, बढ़ती भी रहती हैं, या कहें कि अंतर विषयक होती हैं, विषय से संबंधित भी होती हैं। सूचनाएं अपरिमित, वर्धनशील और अंतर विषयक होती हैं। अपरिमित, वर्धनशील और अंतर विषयक होती हैं। इसी प्रकार से सूचनाएं अभिलिखित और अनुबंधित भी होती हैं। इनको अभिलिखित किया जा सकता है या अनुबंधित भी किया जा सकता है। अभिलिखित व अनुबंधित किया जा सकता है। या तो पूरा ही सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे सूचनाओं को अभिलिखित और अनुबंधित किया जा सकता है। जल्दी के लिए थोड़ा भी लिख सकते हैं, किया जा सकता है। इस तरह से ही बनेगा पूरा सेंटेंस। इसमें भी ऐसे ही होगा कि सूचनाएं अपरिमित, वर्धनशील और अंतर विषयक होती हैं। सूचनाओं को अभिलिखित व अनुबंधित किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। इसी प्रकार से सूचनाएं सारपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण व मानवीय मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं। सूचनाएं सारपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण व मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं या मानव मस्तिष्क से उत्पन्न होती हैं। मस्तिष्क से उत्पन्न होती हैं। इसे हम दो जगह भी लिख सकते हैं। सूचनाएं सारपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण होती हैं। सूचनाएं मानव मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। एक एक सेंटेंस के अलग अलग पॉइंट्स हैं, कुछ मिला के भी लिख देते हैं, कुछ अलग भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार सूचना उपयोग में नष्ट नहीं होती है। जैसे उपयोग में लेंगे इनको तो उपयोग में ये नष्ट नहीं होती है। सूचना उपयोग में
नष्ट नहीं होती है। सूचना मानव संसाधनों के मध्य पारस्परिक प्रभाव डालती है। सूचना मानव संसाधनों के मध्य पारस्परिक प्रभाव डालती हैं। पारस्परिक प्रभाव से यही है कि मानव संसाधन जो भी मानव की सोर्स है, जो जहां भी ये सूचनाएं काम आती हैं, तो वहां वह एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। सूचनाएं एक दूसरे से यदि संबंधित होती हैं, वो एक दूसरे पर प्रभाव अवश्य डालती हैं। इसी तरह से जैसे जो सूचनाएं हैं वो वर्तमान, भूत और भविष्य में सत्यता स्थापित करने में भी सहायक होती हैं। जैसे जो सूचनाएं हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य वर्तमान, भूत और भविष्य में सत्यता स्थापित करने में सहायक होती हैं। सत्यता स्थापित करने में सहायक होती हैं। जैसे किन्हीं सूचनाओं से कोई भी हमें सत्य निर्धारण करना है, या किसी प्रकरण से संबंधित, टॉपिक से संबंधित, या कोई संसाधन या कोई विशेष आवश्यकता या कोई विषय है जिस पर हमें किसी तर्क पर पहुंचना है, किसी निर्णय पर पहुंचना है कि वह सही है या नहीं है, तो उससे संबंधित भी हमें क्या करना होता है। वर्तमान में जो चल रहा है उससे संबंधित, हम उस मैटर से संबंधित, जिससे संबंधित हमें सूचनाएं इकट्ठा करनी होती हैं, या जिस निर्णय पर हमें पहुंचना है उससे संबंधित सूचनाएं हम वर्तमान से भी लेंगे कि वर्तमान में उसके प्रति क्या समझ है, क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है, किस प्रकार वो उपयोग में ली जा रही है। तो इस तरह की भी क्या करेंगे, वो चीजें जो भी हम बातें पता करेंगे वो सब क्या होती हैं, सूचनाएं होती हैं। तो इस तरह से हम वर्तमान में सूचनाएं क्या है उससे संबंधित वो भी लेंगे। भूत से अर्थ जैसे पहले के समय में या इससे पहले, उससे संबंधित जो हमारा विषय है, जिससे संबंधित या जो हमारा टॉपिक है, या किस क्षेत्र में हम सूचनाएं कलेक्ट कर रहे हैं, इससे संबंधित हम पिछले बीते हुए कल से भी उससे संबंधित, उसमें जो चल रहा होगा, किस तरह का कार्य उसके प्रति रहा होगा, या लोगों का दृष्टिकोण कैसा रहा होगा, कैसे विचार रहे होंगे, कैसे तर्क रहे होंगे, इन सबको भी हम यदि कलेक्ट करेंगे तो वो भी सब चीजें जानकारी रखेंगे, लेंगे किसी से, या क्या पता करेंगे तो वो भी किसके माध्यम से करेंगे, सूचनाओं के माध्यम से। इसी प्रकार भविष्य में भी हम क्या उनसे, हमें आशा है, क्या अपेक्षा है, क्या उनसे, जैसे हमने वर्तमान का भी पता किया, भूत का भी पता किया, तो इस तरह से उन तर्कों के आधार पर, उन निर्णयों के आधार पर, जब सभी जो हमने तर्क लिए हैं, जो सूचनाएं प्राप्त की हैं, उनसे हम कहीं भविष्य में भी उनके प्रति परिकल्पनाएं की जा सकती हैं कि ऐसा हो सकेगा या ये कर सकेंगे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सूचनाएं वर्तमान, भूत और भविष्य में, जैसे ये तीनों के माध्यम से सत्यता स्थापित करने में सहायक होती हैं।
इसी तरह से जैसे जो सूचनाएं हैं ये हस्तांतरित भी की जा सकती हैं, स्मरण भी की जा सकती हैं आवश्यकता के अनुसार। जैसे अगर हमें आवश्यक है कहीं इनको जैसे हमें संप्रेषित भी करना है, जैसे जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से सूचनाओं को स्मरण करना, हस्तांतरित करना या संप्रेषण करना, तो इस कार्य के लिए भी ये योग्य होती हैं। जैसे सूचना स्मरण करने, हस्तांतरण करने, व संप्रेषण करने योग्य होती हैं। इसी प्रकार आगे और विशेषताएं लिखेंगे, जैसे किस प्रकार से हम उनको याद भी रख सकते हैं, याद रखने की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें याद रखते हैं। और यदि जैसे कहीं हमें भेजनी है उन्हें, संप्रेषण से अर्थ क्या होता है, भेजने से अर्थ है कि एक तरह से जो कम्युनिकेशन है, दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाना, तो वो सब क्या है, संप्रेषण है। संप्रेषण भी एक अलग से टॉपिक है जिसे पढ़ाया जाता है, कम्युनिकेशन या संदेश वाहन भी इसे कहते हैं। थोड़ा सा भी बता देती हूँ, जैसे इसमें जो इसके तत्व होते हैं उसमें संदेश देने वाला, होता है और प्राप्त करने वाला होता है। ये इसके तत्व होते हैं एक तरीके से, और प्राप्त करने वाला भी होता है। इनके साथ ही किस चीज को दिया जा रहा है, किसको प्राप्त किया जा रहा है, तो वो संदेश है, तो संदेश भी एक तत्व होता है इसका। और इसी तरह से किस माध्यम से वो दिया जा रहा है, तो इसका माध्यम होता है चौथा। और इसके बाद जैसे किसी ने संदेश दिया है, जैसे हम यहाँ सूचना की बात कर रहे हैं, तो सूचनाएं किस प्रकार दी जा रही है ना, सूचनाएं देना, सूचनाएं बताना, तो वो भी क्या है, भेजी जा रही है। भेजना भी क्या है, एक तरह से संप्रेषण है, भेजना, आदान प्रदान भी। तो एक तरह से जैसे जो संदेश देने वाला है, संदेश दाता या संवाद दाता भी इसे कह देते हैं। ऐसे जो प्राप्त करने वाला है वो संवाद प्राप्त करता या संदेश देने वाला प्राप्त करता भी रहेगा। और क्या चीज जो वस्तु है, जो विषय वस्तु है या जो संदेश है जो दिया जा रहा है, वह संदेश में है या संवाद है। इसी तरह से अब वो दिया कैसे जा रहा है, जैसे सूचनाएं कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को बोलकर या एक तरह से विचार विनिमय के माध्यम से दी जा रही है, या जैसे अब जो संप्रेषण आपको किया जा रहा है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है, ई लर्निंग के माध्यम से किया जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी आपको सूचनाएं संप्रेषित की जा रही है, लेकिन यहाँ माध्यम बदल गया है। तो इस तरह से ये जो माध्यम है वो संप्रेषण करने का कौन सा आधार है, किस माध्यम से संप्रेषण कार्य किया जा रहा है, भेजी जा रही है सूचनाएं, तो ये क्या है, माध्यम है। इस तरह से जैसे अब ये माध्यम बदल गया, क्लास का माध्यम अलग है और ये माध्यम अलग हो गया। इसी तरह से क्या हम और कोई संदेश भेज रहे हैं तो केवल ये दो ही माध्यम नहीं है, कोई पत्र भी हो सकता है, या कहीं किसी के माध्यम से किसी को हमने कुछ लिख कर दिया या बोलकर बताया, और वही व्यक्ति उसे जो बोला गया है वह किसी तीसरे व्यक्ति को जिसे भेजना है उसे बोलकर जाके बताएगा, तो वहां वो व्यक्ति प्राप्तकर्ता नहीं है, वो तो केवल माध्यम ही है, तो वहां वो व्यक्ति माध्यम बन जाएगा। इस तरह से कहने से अर्थ यह है, जिस आधार से जिस साधन को काम में लेके संदेश को भेजा जाता है वो इसमें माध्यम होता है। एक तत्व और होता है पांचवा संप्रेषण का, वो है प्रतिक्रिया। काफी बड़ा टॉपिक है, ये भी पढ़ाया जाता है, अलग सब्जेक्ट है जिसमें इसको भी प्रयोग में लिया जाता है। वहाँ सारा ऑप्शनल में भी पढ़ाया जाएगा, जहाँ संप्रेषण के बारे में विस्तृत रूप से इसके क्या सिद्धांत है, क्या इसके तरीके हैं भेजने के, वो सारी चीजें बस मैं थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ कि जैसे हमारे इसमें सूचना में आया है तो हम ये अटके नहीं कि संप्रेषण क्या है ना। संप्रेषण का जो पांचवा तत्व है वो क्या है, प्रतिक्रिया। शॉर्ट में थोड़ा सा बता रही हूँ इसमें।
प्रतिक्रिया। अब जैसे जो संप्रेषण हुआ है, तो जो संदेश भेजा गया है, जिस माध्यम से भेजा गया है, प्राप्तकर्ता ने प्राप्त कर लिया है, तो क्या संप्रेषण वही पूरा हो जाता है जब तक उसकी प्रतिक्रिया, यानी जिसने प्राप्त किया है वो क्या उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है या उसके प्रति उसे क्या कहना है, उसकी प्राप्ति जब तक नहीं होगी, जब तक संदेश है या जो संप्रेषण है उसकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। जैसे अपन छात्र और शिक्षार्थी, छात्र और अध्यापक हैं, तो उनके मध्य जो संप्रेषण कार्य होता है, उस संप्रेषण को ही यदि हम समझेंगे तो जब तक जैसे जो शिक्षक ने जो संप्रेषण विद्यार्थियों को दिया है, जो किया है विद्यार्थियों को, तो उस संप्रेषण की प्रतिक्रिया छात्रों से मिलेगी कि वो सीखे हैं नहीं सीखे हैं। कोई जैसे छोटी सी बात करें, कोई विषय सामग्री है, कोई भी चीजें विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई, अथवा कहें हम जो भी संप्रेषण की बात कर रहे थे, जो संप्रेषित उन्हें की गई, तो वहाँ शिक्षक माध्यम भी हो गया, संदेश देने वाला भी हो गया, या माध्यम जैसे जो उसने सहारा लिया उन चीजों का, वो भी उसमें माध्यम हो गई। विद्यार्थी प्राप्त करने वाले संवाददाता या संदेश प्राप्त करता हो गए, फिर माध्यम भी हो गया देने वाला, संदेश जो चीजें सिखाई गई उन्हें बताई गई है वो उसमें संदेश हो गया, जो शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों को बताई जा रही है। अब उसके बाद प्रतिक्रिया क्या होगी, जैसे उन विद्यार्थियों ने वो जो संप्रेषित सामग्री ग्रहण की है उसके प्रति उन्होंने क्या प्राप्त किया है, क्या नहीं किया है, या उसमें उन्हें और क्या पता करना है, क्या पूछना है, तो वो जो सारी बातें हैं वो सब किसमें आएंगी, जो विद्यार्थी उस संप्रेषण के लिए अपनी जो अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, या जो उन्होंने सीखा है उसे और उसमें जैसे कुछ पता करना है, जानकारी करनी है तो वो पता कर रहे हैं, या सीख लिया है तो वो बता रहे हैं कि जैसे हम इससे पूर्णतः हैं, संतुष्ट हैं, ये हमारा कार्य हो गया है, जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो जैसे ही वो जैसे कह रहे हैं कि ये कार्य पूरा हो गया, तो हमारा संप्रेषण की प्रक्रिया क्या हो गई, पूरी हो गई। तो एक तरह से जो ये 5वां पॉइंट है, यह भी आवश्यक होता है, जो कि संदेश प्राप्त करने वाले की प्रतिक्रिया होती है। तो इसीलिए संप्रेषण के ये 5 तत्व बताए गए हैं, और इसी आधार पर बहुत सारे इसके सिद्धांत भी, जैसे स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, क्योंकि संदेश प्राप्त करने वाला बहुत कठिन शब्दों में हमने अपना संदेश कह दिया, उन शब्दों को वो जानता ही नहीं है, तो कैसे वो हमारी जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, जो हमारा संदेश वाहन है, मान लो जो कम्युनिकेशन है, वो सफल होगा ही नहीं, क्योंकि जो हम उसे समझाना चाहते थे वो तो उसके समझ में ही नहीं आया। जैसे विद्यार्थियों को अपन पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो जो चीज उन्हें बता रहे हैं जब उनको समझ में ही नहीं आई, अब तो फिर बेकार है वो चीजें। तो इसलिए जरूरी क्या होता है कि संदेश जो प्राप्त करने वाला है वह उसको समझे, तो वही भाषा का प्रयोग उसमें किया जाना चाहिए और उसी प्रकार का संप्रेषण संप्रेषित किया जाना चाहिए। तो यहाँ सूचना में जैसे स्मरण करना और हस्तांतरण करने और संप्रेषण करने की योग्यता जैसे होती है, क्योंकि जो भी संप्रेषण होता है, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि शिक्षण कार्य भी किसमें होता है, सूचनाओं में ही होता है। शिक्षक है, विद्यार्थियों को कक्षा में अनुदेशन प्रदान करता है, अनुदेशन देता है अर्थात निर्देश देता है, जिसका सीधा संबंध किससे है, सूचना से है, अर्थात वह अपनी विषय वस्तु या शिक्षण सामग्री को सूचनाओं के माध्यम से विद्यार्थी तक पहुंचा रहा है, अर्थात संप्रेषित कर रहा है। तो इसीलिए ये बताया है कि ये सूचनाएं हैं संप्रेषण करने योग्य होती हैं। अब इसे नेक्स्ट लिखेंगे। जैसे सूचना का संचयन भी होता है, सूचना का संचयन भी होता है। संचयन से अर्थ है एक तरह से संचित करना उनको, तो किस तरह से उनका संग्रह किया जाता है, तो सूचनाओं को संग्रहित भी किया जाता है, एकत्रित भी किया जाता है, संचयित भी किया जाता है। एक अर्थ जैसे संचरण से भी लिया जा सकता है, जैसे संचरण, वही संचरण भी होता है उनका। कैसे होता है संचरण, संचरण फिर यही वो संप्रेषण से संबंधित हो जाता है, जिससे हम संचार कह देते हैं। तो संचार भी क्या है, एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाना है। तो सूचनाओं का
संचयन यानी इकट्ठा भी में संचित भी किया जाता है और संचरण भी होता है, संचार भी किया जाता है। नेक्स्ट देखो, इसमें मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसे जो सूचना है वह, जैसे संप्रेषण में समय तत्व का विशेष महत्व होता है। जो सूचनाएं दी गई हैं उनमें समय का भी विशेष महत्व बताया गया है। क्यों है? देखो, जो सूचना है, अगर सूचना के संप्रेषण में मानो समय का ध्यान नहीं रखा जाए, मानो कोई ऐसी सूचना है जो हमें आज संप्रेषित करनी है, वो हम कल 2-3 दिन बाद यदि हम संप्रेषित करते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम कहें कि मानो हमने फॉर्म भरना है, तो उसको उसकी लास्ट डेट भी आने वाली है, तो किसी विद्यार्थी को जैसे हमने संप्रेषित की यही बात बताया कि भाई तुम्हें आज फॉर्म भरना है, तो आज बताया है या पहले बताया, तब तक तो वह सूचना कैसी है, सही समय पर बताई गई है। लेकिन हम यदि मान लो उसकी डेट निकल गई है, उसके बाद उसे कह रहे हैं कि तुमको ये फॉर्म भरना था या भर दिया या जो भी है, तो पहले बताई जानी थी, उस समय वो जो सूचना संप्रेषित की गई वो बेकार है, यानी उसके में समय का कोई मतलब ही नहीं रहा, सूचना भेजने का कोई अर्थ नहीं रहा, तो वो निरर्थक हो गई। इसलिए ये कहा गया है कि जैसे सूचना के संप्रेषण में, सूचना के संप्रेषण में समय का विशेष महत्व होता है। ठीक है, सूचना की ये विशेषताएं हो गई। और अब सूचनाओं के घटक और इसकी प्रकृति, जैसे आवश्यकता है, महत्व है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।